नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्राइडे फेबल्स के आज के कार्यक्रम में। मेरा नाम राजन है, मैं एक फ्रीलांसर हूँ। मुझे कविताएं लिखना और कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है। फ्राइडे फेबल्स के साथ एक दर्शक के रूप में मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ और मुझे लगता है कि लोगों में साहित्य के प्रति रुचि पैदा करने में फ्राइडे फेबल्स एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर प्रीति शारदा जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे आज फ्राइडे फेबल्स की आज की कड़ी में कहानी पढ़ने का मौका दिया। आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है कलर्स ऑफ दिल्ली स्काई, जिसके लेखक हैं वीरू सोनकर जी। वीरू सोनकर युवा पीढ़ी के एक प्रतिबद्ध कवि लेखक हैं, जिनकी कविताएं और लेख विभिन्न पत्रिकाओं और वेबसाइट्स पर प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें प्रमुख हैं पहल पत्रिका, पाखी, इंडिया टुडे साहित्य वार्षिकी इत्यादि। वे देश के विभिन्न भागों में आयोजित हुए प्रमुख साहित्यिक आयोजनों में शामिल हो चुके हैं। इसी वर्ष वाणी प्रकाशन से उनका कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसका नाम है मेरी राशि का अधिपति एक सांड है। आज की जो हमारी कहानी है कलर्स ऑफ दिल्ली स्काई, यानी दिल्ली के आसमानों के रंग, दिल्ली के आसमान के रंग, वो एक कलाकार के बारे में है जो अपना घर छोड़कर दिल्ली जाता है ताकि वो अपने कलात्मक सपने को पूरा कर सके, साकार कर सके। संघर्ष करता है, सपनों को टूटते हुए भी देखता है, लेकिन अपनी कला को कभी नहीं छोड़ता। और जैसे जैसे हम कहानी पढ़ेंगे, कहानी को इतनी अच्छे तरीके से लिखा गया है कि दिल्ली का वो दृश्य सारा जीवंत सा हो उठता है। तो चलिए कहानी का पठन शुरू करते हैं। कलर्स ऑफ दिल्ली स्काई। उसको कहा गया था कि दिल्ली जाकर चित्रकार खो जाते हैं, पढ़ने वाले क्रांतिकारी हो जाते हैं और जो बचते हैं वो कवि बन जाते हैं। बावजूद इसके वो दिल्ली गया। भीड़ उसके लिए कोई अचरज की बात न थी, क्योंकि उसके शहर कानपुर में इसका एक दूसरा हिस्सा रहता था। पर दिल्ली की भीड़ में कुछ अलग बात थी। कोई ऐसी जिद, कोई ऐसी खोज कि पूरा शहर बस भागता ही रहता था। उसके कानपुर की भीड़ के चेहरे यहां की भीड़ के चेहरों से कितने अलग थे। उसको याद है जब उसने अपने कॉलेज की चित्र प्रतियोगिता में एक बार नदी में डूबते हुए सूर्य का चित्र बनाया था, तो उसे ईरा ने टोक दिया, विवेक, सूर्य किसी नदी में नहीं डूबता। ईरा उसकी जूनियर थी, पर उसके दोस्तों की मंडली में शामिल थी। वो उसकी आंखों में देखता ही रह गया था। वह उसे बता ही नहीं पाया कि एकदम अभी अभी यह घटना घट गई है। एक नदी के भीतर अभी अभी विवेक नाम का एक सूर्य डूब गया है। खैर, वो बीती बात थी। यहां इस दिल्ली में वो कोई स्पेशल बंदा नहीं था। यहां घूमते हुए कहीं भी मंडी हाउस का कोई दीवाना मिल जाता था। मेट्रो के 15 मिनट के सफर में भी पहली बार मिले बैठे लोगों में जॉन एलिया पर बातें हो जाती थीं। इस शहर में कहीं पर भी एक देश को धोया जा सकता था। दिल्ली का दिल बड़ा था। यह जिसे खुद के भीतर छुपाती थी, उसे थोड़ा और उजला और चमकदार बना देती थी। उसे मेट्रो के सफर में चुपचाप बैठकर लोगों के चेहरे देखना बहुत पसंद था। एक ही डिब्बे में कितने तरह के लोग। कोई हंसी रोकते रोकते हंस पड़ता, तो कोई रुआसी सी स्त्री
अपने में खोई, पीछे छूट रहे स्टेशनों की आड़ में अपना सब कुछ खोजती। कॉलेज और जॉब की दौड़ मारते युवा और एक बीत चुकी जिंदगी को अपने उकताए चेहरे पर ढोते हुए बुजुर्ग। तो कहीं लेडीज डिब्बे में चले आए पुरुष को बाहर का इशारा करती लड़कियां, तो कहीं अपने भीतर के देहातीपन को संकोच की गठरी में समेटे कुछ मजदूर, औरतें, आदमी। मेट्रो में क्या नहीं है, असली दिल्ली यही तो है। असली मिला जुला भारत, जो कई बार अपनी लग्जरी कारों को छोड़कर यहां घुस आता है। एक कस्बाई भारत, जो अक्सर एग्जिट गेट पर ठीक से सिक्का लगाना भूल जाता है। मेरा अगला चित्र यहीं कहीं की किसी बात पर होगा। मेरे चित्रों में कोई औरत खाली सीट पाकर भी मेट्रो के फर्श पर अपने पिछड़ेपन के अपराध बोध से सिमटी हुई मिल सकती है। अपने फाइनल ईयर में पढ़ रही कोई मिजो लड़की कैसे किसी दिल्ली वाले बॉयफ्रेंड की आंखों में अपने सपनों की चाबी ढूंढती है। अगर बनाऊंगा तो उसकी बिना भवों वाली चमकीली बिलौरी आंखों का सवाल कैनवास के सीने पर लिखूंगा। उसने सोचा, दिल्ली जवाब देगी तो ठीक, वरना बड़े शहरों में खो गए सवालों के ज्यादातर जवाब तो अपने कस्बों, नगरों और गांवों में वापस जाकर ही मिलते हैं। राजीव चौक मेट्रो से वनिता के घर वैशाली मेट्रो तक जाने में एक बड़ी सी अदबनी दिल्ली में अपना परिचय देने लगती है। वनिता उस दिन बता रही थी कि ये शहर रोज बढ़ता ही रहता है। उसकी बात सच ही तो थी। इतनी तेजी से बढ़ता शहर कि बन रहे ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट मानो दिल्ली की बाहें हों, लगातार ऊपर की ओर बढ़ती हुई। क्या आकाश को छूने के लिए, या फिर उसे भी वहां से उतार कर यमुना बैंक के पास वाले जंगल में बिछा देने के लिए? दिल्ली के सपनों की कोई था नहीं। इन्हीं इमारतों से बने हुए उसके हाथ क्या पता किसी लिफ्ट की तरह प्रवासी मजदूरों की दुआएं ईश्वर तक ले जा रही हों। कौन जाने। पर मेरा एक चित्र इस पर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक मूर्ख चित्रकार जिसका एक भी चित्र पिछली 3 प्रदर्शनियों में नहीं बिक पाया है, वह कैसा भी चित्र बना ले, किसी को क्या फर्क पड़ता है। अब तो इंडिया हैबिटेट सेंटर के गार्ड तक उसे देखकर मुस्कुराने लगे हैं। उसका फिसड्डीपन उनके सामने जाहिर हो चुका है। तभी तो उसके आते ही वे बाकी के गार्डों से थोड़े आदर के साथ कहते हैं कि देखो, हटो हटो, चित्रकार जी आ गए। और वो जितना जोर इस जी को कहने में लगाते हैं, उतने ही जोर से एक दिल्ली मेरे भीतर एक बार फिर दोहराती है, मैं सपने भी तोड़ती हूं। वनिता यूं तो अंग्रेजी भाषा से पीएचडी कर रही थी, पर वो अपनी कुछ साहित्यिक रुचियों के चलते हैबिटेट सेंटर के गुलमोहर हॉल में आया करती थी। वहां मेरा एक चित्र था जिसमें मैंने एक खंबे के ऊपर रखी एक मानव आंख बनाई थी जो धुंध के पार देख रही थी। विनी से मेरी पहली मुलाकात वहीं हुई थी। हाँ, बाद में मैं उसे विनी ही कहने लगा था। हम दोनों ही एक साथ उस चित्र में डूबे हुए थे कि किसी ने उसे बताया कि इस चित्र को मैंने बनाया है। और तब पहली बार विनी ने मुझे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। विनी ने उस चित्र को तो नहीं खरीदा था, पर वो पहली थी जिसने मेरे इस चित्र पर बातें की थी। मुझे अच्छा लगा था कि किसी ने मेरी कृति पर इस तरह की दिलचस्पी दिखाई।
बाद की मुलाकातों में उसके प्रश्न मेरे चित्रों के भीतर बैठे जीवन को कब टटोलने लगे ये पता ही नहीं चल पाया। हम अच्छे दोस्त हो गए थे, बावजूद इसके कि हम में कोई समानता नहीं थी। विनी ने मुझे जो पहला गिफ्ट दिया था वो एक पर्स था। उसने कहा कि ये पर्स तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि पैसा जीवन में क्या होता है। इधर वो कई बार चाय पर आमंत्रित कर चुकी थी और आज मैं उसके घर की ओर निकल ही पड़ा। दिल्ली की मेट्रो की एक खास बात होती है कि वहां लोग भीड़ का हिस्सा होते हुए भी एक खास तरह का एकांत जी रहे होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हुए वो अपनी कल्पनाओं में भी कुछ जरूरी यात्राएं तय कर लेते हैं। मैं इस मामले में थोड़ा सा अजीब था। यात्रा के दौरान मेरी आंखें लगातार चीजें परखती रहती और कल्पनाएं मन के कैनवास पर अपने रंग और आकृतियां खोजती रहती। चेहरे बनते बिगड़ते रहते और अंत में किसी एक चेहरे पर आकर टिक जाती। कई बार ऐसा लगता कि चीजें स्लो मोशन में अपना व्यवहार कर रही हैं। कई बार लगता कि इन चीजों में कुछ पुरानी छूटी हुई चीजें आकर मिल रही हैं। यहां तक कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि मन में बन रही आकृतियां अजीब से सवाल करती हैं, और जब वो आकृतियां किसी आंख में बदलते बदलते अंत में एक चलती फिरती नदी की शक्ल में सामने आ खड़ी हो जाती, तो मैं अपना सिर झटकाकर खुद को उस एक सवाल से बचा लेता, जहां मैं समझ ही नहीं पाता था कि आकृतियां मुझसे पूछ रही हैं या मैं खुद ही से पूछ रहा हूं कि मैं नदी में डूबते हुए सूर्य का चित्र दोबारा कब बनाऊंगा। विनी का घर आने ही वाला था। मैंने उसके लिए एक अच्छे ब्रांड की चॉकलेट ली। ऐसा नहीं था कि उसे चॉकलेट कुछ खास पसंद थी। असल वजह यह थी कि कुछ और खरीद पाना फिलवक्त मेरी औकात में नहीं था। हम बालकनी में खड़े होकर चाय पी रहे थे। विनी का फ्लैट तीसरे फ्लोर पर था, जहां से सामने वाला पार्क अपनी तमाम हरियाली के साथ दिखता था। हवाएं अच्छी चल रही थीं और आज विनी के खुले हुए बाल बार बार मेरे चेहरे पर गुदगुदी कर रहे थे। हम काफी देर से चुप थे और हमारी यह साझा चुप्पी आखिर विनी ने ही तोड़ी। विनी ने सामने पार्क में खेल रहे बच्चों को देखते हुए कह दिया, विवेक, आखिर तुम किस तरह के चित्र बनाते हो यार कि बिकते ही नहीं? कोई और काम ट्राई क्यों नहीं कर लेते हो? वैसे भी ये काम थोड़े अजीब से लोगों का ही है। अजीब से लोग? मुझे याद आया, एक बार विनी ने मुझसे चुहल में कहा था कि एक कवि, एक चित्रकार और एक चरसी शक्ल से सगे भाई लगते हैं। मैं कब तक चुप रहता? विनी, मैं चित्र ही बनाऊंगा। यार प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आखिर तुम्हें पैसे ही तो कमाने हैं ना, तो किसी और काम को भी देख लो। विनी सुनो, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि एक ऐसा चित्र बनाऊं जिसमें एक नदी हो और उसमें एक अस्त होता हुआ सूर्य अपने तमाम ताप के साथ अपनी नींद ले सके। तुम देखना, मेरा वो चित्र जरूर बिकेगा। मुझे अचानक से गर्मी लगने लगी। अंतिम पंक्ति तक आते आते मेरे भीतर का एक उनिंदा सूर्य हाँफने लगा था। यार ये दिल्ली है और दुनिया जानती है कि नदी में कोई सूर्य वूर्य नहीं डूबता। इस बार विनी चुहल नहीं कर रही थी। मैं उसकी आंखों में देख रहा था। उसकी आंख दिल्ली की किसी सड़क में बदल गई थी, एकदम सपाट।
और चिकनी सड़क जहां सिर्फ रेस लगाई जा सकती है। मुझे उस सड़क पर तेज तेज हॉर्न बजने की आवाजें आने लगी। मुझे लगा इस सड़क पर एक मुझे छोड़कर सभी बहुत जल्दी में हैं। कुचल जाने के भय से मैं सड़क पर तेज भागने लगा। अब सड़क एक जीने की सीढ़ियों में बदल चुकी थी, जिनसे उतरकर मैं विनी के घर से नीचे आ गया। उसे चलते चलते विनी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह कह रही थी, तुम अपना पर्स भूल गए। उसे अपना रोना छुपाना नहीं आता था। वह ना तो विनी के सामने अपना रोना छुपा पाया और ना ही मेट्रो की खिड़की से बाहर दिखते दिल्ली के आकाश की ओर उठे लंबे लंबे हाथों से उसका रोना छुपा। यमुना के ऊपर से गुजर रही मेट्रो में बैठकर वो सोचने लगा कि यदि इस आधी तेजाबी नदी पर आकाश उतारा जाए तो उसका रंग कैसा होगा। तो ये थी कहानी कलर्स ऑफ दिल्ली स्काई, जिसके लेखक हैं वीरू सोनकर जी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आपने फ्राइडे फेबल्स के पेज को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, ताकि आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मुझे आशा है कि आपको कहानी और कहानी का पठन दोनों पसंद आए होंगे। धन्यवाद।